हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 13 है दोस्तों। इससे पहले आपको 12 सेटों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, तो इनको सभी को आप तैयार करते रहेंगे दोस्तों। जो आपके एग्जाम में बार बार आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, इनको आप देखेंगे आराम से और इनका जवाब देंगे। और देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका है शुष्क सेल है। आपको बताना है शुष्क सेल क्या है, किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। या आपका द्वितीय सेल का, या तृतीय सेल का, या प्राथमिक सेल का, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक सेल का, अर्थात प्राइमरी सेल का दोस्तों, जिनका इस्तेमाल हम केवल एक बार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिलिकॉन क्या है। आपको बताना है सिलिकॉन क्या है। कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मतलब दोस्तों आपका अर्धचालक, आप हिंदी में बोलते हैं। तो अर्धचालक होता है जो दोस्तों आपके चालकों और कुचालकों के बीच में आते हैं, उनको आप बोलते हैं अर्धचालक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा वाला बल लगता है। जब आप दोस्तों दूध से क्रीम निकाल रहे होते हैं तो एक बल कार्य करता है जो आपका बाहर की ओर करता है। केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है वो कौन सा वाला बल है, आपको बताना है। अभिकेंद्र बल होगा, या अपकेंद्रीय बल होगा, या घर्षण बल होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अपकेंद्रीय बल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है। अपकेंद्रीय आपको ध्यान देना है। यदि आप अपकेंद्रीय देखेंगे तो ये आपका दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और यदि आप अभिकेंद्र की बात करेंगे वो आपका केंद्र की ओर लगता है। जैसा कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनों पर जो आपका बल लगता है नाभिक के द्वारा, वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है दोस्तों। आपने एक दर्पण देखा होगा, तो कौन सा वाला दर्पण होता है आपको बताना है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। ये इस्तेमाल करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों, छोटे से चित्र को फैलाता है, ये किरणों को फैलाता है, तो जो छोटा छोटा भाग होगा उसे बढ़ा करके दिखा देगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब आपको इलास्टिक बताना है कौन सा है। इलास्टिक मतलब दोस्तों जो सर्वाधिक वापस आने का गुण रखते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को खींचा और वो दोबारा उसी शेप में आने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण होता है, उसे ही आप बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो इनमें यहाँ पर देखिए प्लास्टिक होगा, या स्टील होगा, या गीली मिट्टी होगी, या फिर रबड़ होगा। इनमें दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। जल में आपने देखा होगा वायु का एक बुलबुला निकलता है, तो वो दोस्तों एक दर्पण की भांति या फिर लेंस की भांति किसकी भांति कार्य करता है, आपको बताना है। उत्तल दर्पण की भांति, या फिर अवतल दर्पण की, या उत्तल लेंस की, या अवतल लेंस की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने में युक्ति को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिससे हम विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं उस युक्ति को क्या कहते हैं, टेक्निक को क्या कहते हैं, आपको बताना है। गैल्वेनोमीटर कहेंगे, या मीटर कहेंगे, या एमीटर कहेंगे, या जनित्र कहेंगे। इसे दोस्तों हम बोलते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। जनरेटर आप दोस्तों कहते हैं, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपका डायनेमो लिख के भी आ सकता है, तो आप डायनेमो भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर को में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पता होगा। आपके पीएनपी और एनपीएन दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों, जिनका कार्य क्या होता है, ये खास तौर पर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल को बढ़ाने के लिए दोस्तों इस्तेमाल में लाए जाते हैं एम्पलीफायर के तौर पे, और भी इनका बहुत सारा इस्तेमाल होता है सर्किटों में। तो इनमें देखिए अर्धचालक का इस्तेमाल होता है, अर्थात सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो वो सेमीकंडक्टर कौन सा वाला यहाँ पर होगा, आपको बताना है। ग्रेफाइट होगा, जर्मेनियम होगा, चांदी होगा, या फिर ये सभी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का दोस्तों मात्रक होगा क्या होगा, यूनिट क्या होगी। टेस्ला होगा, मीटर होगा, न्यूटन होगा, या फिर एम्पियर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पास्कल क्या है। पास्कल किसकी इकाई है, आपको बताना है। ये वर्षा की, या तापमान की, या दाब की, या आर्द्रता की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दाब की इकाई हो जाएगी। ये खास तौर पर दोस्तों द्रवों और गैसों का दाब मापने के लिए पास्कल का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चिप होती है
एकीकृत परपथ में, वो किसकी बनी होती है आपको बताना है। ये जिरकॉन की या कार्बन की या सिलिकॉन की या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतया किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो प्रकार के मुख्यतः चुंबक होते हैं दोस्तों जो बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से। इनमें आपका विद्युत चुंबक होता है, एक आपका स्थायी चुंबक होता है। तो विद्युत चुंबक आपका कोबाल्ट के द्वारा, लोहे के द्वारा, तांबे के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए लोहे के द्वारा बनाया जाता है। यदि आपका स्थायी चुंबक की बात कही जाएगी दोस्तों, तो स्थायी चुंबक में इस्पात का इस्तेमाल होता है, अर्थात स्टील का दोस्तों इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका बार बार आता है। यदि आपका बर्फ़ का टुकड़ा एक गिलास के सतह पर तैर रहा है पानी में, तो पिघलने के बाद उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले से बढ़ेगा, फिर कम होगा, या फिर उतना ही रहेगा, या बढ़ेगा और कम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, उतना ही रहेगा। उतना ही क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो पहले देखिए पहले एक आयतन जितना घेरता है, पिघलने के बाद उतना ही पानी बन जाता है। तो यहाँ पर आपका वही शेप रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीले रंग का पूरक क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरक को आपको थोड़ा सा समझना है। पूरक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा रंग जिसे आप प्राथमिक रंग में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखिए आपको पीले का पूरक बताना है। पीला, पीले में आप क्या मिलाएं, प्लस करें, जिससे आपको दोस्तों श्वेत प्रकाश प्राप्त हो। श्वेत प्रकाश दोस्तों किससे प्राप्त होता है आपको पता होगा, प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद। और प्राथमिक रंग आपको पता होगा क्या होते हैं, लाल होता है और हरा होता है और आपका नीला होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो पीला है, पीला लाल और हरे को मिला के बनता है। तो दो रंग यहाँ पर आगे बचा, कौन सा, आपका नीला बचा। तो नीले को आप मिला देंगे पीले में तो आपको श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिखाई देता है आपका दोस्तों नीला रंग आपका क्या होगा, पूरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनमें जो आपकी प्रतिध्वनि आती है दोस्तों, इको साउंड आती है, वो किसके कारण आती है आपको बताना है। यह आपका दोस्तों अपवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए परावर्तन के कारण होती है। जैसा कि दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे ही ध्वनि का भी परावर्तन होता है। जब मान लीजिए कोई पहाड़ी पर आप जाते हैं तो वहाँ से पहाड़ी से टकराने के बाद दोस्तों आपके पास में वही साउंड वापस आती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एम्पियर क्या मापता है। एम्पियर प्रतिरोध को, या वोल्टेज को, या करंट को, या पावर को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत धारा को मापता है, अर्थात करंट को दोस्तों मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, तो इसका क्या कारण है। यह आपका घर्षण होगा, या ऊष्मा होगा, या गुरुत्वाकर्षण होगा, या केंद्रापसारी बल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए केंद्र अपसारी बल हो जाएगा, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं केंद्रापसारी बल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। यह आपका दोस्तों द्वितीय होगा, तृतीय होगा, या प्रथम होगा, या फिर ये सभी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए थर्ड लॉ होता है, अर्थात तृतीय नियम होता है दोस्तों, जिसे आप बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात जब आप जल पर क्रिया करते हैं तो जल भी आपके ऊपर वैसी प्रतिक्रिया करता है, जिससे दोस्तों आप तैर पाते हैं। तो देखिए तृतीय नियम के और भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों, रॉकेट का ऊपर की ओर आकाश की ओर उड़ना, या फिर ज़मीन पर हमारा चलना, या फिर नाव से उतरने में नाव का पीछे को जाना। तो ये बहुत सारे आपके तृतीय गुण के एग्जाम्पल हैं। वैसे ही दोस्तों आपको प्रथम के और द्वितीय के भी दोस्तों एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समस्वरण का मतलब आपको बताना चाहिए ट्यूनिंग। दोस्तों जो ट्यूनिंग होती है दोस्तों स्टेशन में रेडियो की, तो किसका एग्जाम्पल आपको बताना है, अपवर्तन का, परावर्तन का, अनुनाद का, व्यतिकरण का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अनुनाद अर्थात रिजोनेंस का दोस्तों एग्जाम्पल होता है। अब रिजोनेंस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों सभी तंत्रों में एक प्रकार की खासियत होती है, जो ध्वनि तंत्र होते हैं उनमें कुछ फ्रीक्वेंसी पर दोस्तों कुछ खास प्रकार की आवृत्ति पे आयाम बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए इस प्रकार, वैसे मान लीजिए नॉर्मली इस प्रकार से चल रही है, तो कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आयाम बहुत ज़्यादा होगा। आयाम मतलब ये जो आपका पीक दिखती है ये ऊपर की ओर होगी। तो ये ऊपर की ओर वाली पीक दोस्तों आपकी जो जितनी ऊपर होगी उसे बोलते हैं अनुनाद आवृत्ति। तो ये आपका यहाँ पर देखिए अनुनाद के कारण ही संभव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। जो आपकी जल की बूंदें हैं गोलाकार शेप लेती हैं, क्यों लेती हैं आपको बताना है। अल्पभार के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, या श्यानता के कारण, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण। ये दोस्तों आपका पृष्ठ तनाव के कारण लेती हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, अर्थात सरफेस टेंशन के कारण दोस्तों गोलाकार शेप लेती हैं। और आपको पता होना चाहिए टी बराबर क्या होता है, F/L, अर्थात एकांक लंबाई पर लगने वाला बल दोस्तों आपका
पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको आप तैयार कर लेंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।